क्या आप जानते हैं, क्या आपने जानने की कोशिश की है कि पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियां बिताई हैं, जिसने कई करोड़ सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की करीब 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हमने आज तक खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहां से थे? आखिरकार धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघले हुए लावा से बना था और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। लंबे समय तक यह प्रक्रिया यूं ही चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना। ये वही ग्रह है जहां आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पर पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ बेहद ही खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ की क्रिस्टल थी, जिसने हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया था। पर धरती अभी बेजान था। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियां अभी भी उपयुक्त नहीं बनी थी। धरती का एटमॉस्फेयर अभी भी पूरी तरह से जहरीले गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और धरती भी चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ था। पर अब यहाँ परिस्थितियां बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारे धरती में एक बार फिर से उल्का पिंडों की बारिश शुरू हुई। पर अब की बार ये पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि कुछ बेहद ही अनमोल चीज लेकर आए थे जो धरती को जीवन देने वाला था। ये पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लाए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का भी अंतरिक्ष से समुद्री गहराइयों तक परिवहन किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराइयों में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र के गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे जो पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। यह हम नहीं जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले एक कोशिकीय जीव का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनोखा अनमोल चीज का निर्माण किया, जो धरती में जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित ही नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती ही रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अब भी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित ही नहीं हुआ था और न ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी थी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक्स प्लेट में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक एक दिन 18 घंटों का था। मगर अब यहाँ परिस्थितियां बदलने वाली थीं। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती के सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी हद तक बढ़ गई थी। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन्स होने लगे थे। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे थे, जो इस बारिश के साथ पानी के रूप में बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हुई और अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका। इससे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगा और धरती पर पहले हिम युग यानी आइस की शुरुआत हुई। यह आइस अब तक का सबसे लंबा आइस था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पूरी तरह से गलने लगा और धरती फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ,
जो आइसिस के आने से पहले समुद्र में थे। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में अब ये एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे ऐसे अजीब से छोटे छोटे जीव थे। साथ ही ये दैत्याकार समुद्री दानव भी था जिसे कहा जाता है एनोमेलेकैरिस। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नए प्रजाति थे जो कि ये एक कोशिकीय जीव से विकसित हुए थे। ये है पिकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद ही खास विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी लगने लगी थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, परंतु अभी भी जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और धरती के सतह पे पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नए परत का निर्माण हो रहा था जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे। उसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया जो हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आज भी बचाता है। इसके कारण अब धरती के सतह पर अब नन्हे शैवाल फल फूल सकते थे और यही धरती के पहले लैंड प्लैनेट्स बने। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिक्टैलिक उसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया। उसने अपने फिन्स का इस्तेमाल अपने पैरों के रूप में किया और समय के साथ ये जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगा, जिससे इसके अंग काफी हद तक विकसित हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के साथ ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन में रहने लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह से जमीन में रहने वाले जीव बन चुके थे। यही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नए प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का पूरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण बहुत ही तेजी से बदलने लगा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया था, जिससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल में लगभग सारे पेड़ पौधे सूख गए और धरती पर करीब 95% आबादी खत्म हो गई थी। इस अकाल में कुछ ही जीव जिंदा बच पाए थे, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ परिस्थितियों में सुधार आया, धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की पूरी रूपरेखा बहुत हद तक बदल चुकी थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था पेंजिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफी हद तक आज की जैसी दिखाई दे रही थी। इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे वे अब विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नए प्रजाति का जन्म हुआ था, जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाला था। वे थे डायनासोर्स। डायनासोर्स असल में इन्हीं 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे, जो उस अकाल में खुद को किसी तरह बचा पाए थे। डायनासोर्स की भी बहुत सारी प्रजातियां थी, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर्स ने भी काफी लंबे समय तक धरती पर अपना राज किया। 11 करोड़ साल तक ये धरती पर फल फूल रहे थे, पर इसके बाद में क्या हुआ? सारे डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अपने दोस्त उत्तम आर्य को दो इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।